हम लोग पाठ 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विलियन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जानना है कि विलियन क्या है या विलियन किसे कहते हैं। तो विलियन किसे कहते हैं हम लोग जानते हैं, समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण हम लोग पढ़े हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जब वे पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर जब वे पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो उसे समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं, या सीधा बोल सकते हैं समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जब चीनी और पानी को मिलाते हैं तो हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। वो दोनों आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। विलयन निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है कि ऐसा विलयन जिनमें दो ही पदार्थ होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल, नमक और पानी का मिश्रण या विलयन हमारा क्या कहलाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। या एग्जाम्पल में और ले सकते हैं, नींबू और जल का मिश्रण। दूसरा है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें 3 पदार्थ होते हैं तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिनमें 3 पदार्थ होते हैं तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। ठीक है। ऐसा विलयन जिनमें 3 पदार्थ घुले होते हैं तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। जैसे नमक, पानी और चीनी का मिश्रण। अगला चरंगी विलयन। चरंगी विलयन क्या है? ऐसा विलयन
जिनमें 4 पदार्थ घुले होते हैं तो उसे चारंगी विलयन कहते हैं। ठीक, ऐसे पांचंगी छंगी विलयन बहुत सारे हम लोग बोल सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिनमें केवल 2 पदार्थ घुले होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल पता है आपको? एथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल और जल का मिश्रण या विलयन। द्विअंगी विलयन में 2 कारक होते हैं। द्विअंगी विलयन में विलयन में 2 कारक होते हैं। उन्हें विलेय और विलायक कहा जाता है। उन्हें विलेय और विलायक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानें कि विलेय क्या है। विलेय को हम लोग अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं। तो विलेय क्या है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं, या विलयन में जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहते हैं। तो बोल सकते हैं विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है तो उसे विलेय कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अगला विलायक, सॉल्वेंट यानी घोलने वाला, सॉल्वेंट विलायक जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम विलायक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे लें तो एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं शर्करा और जल के मिश्रण में जल विलायक तथा चीनी यानी शर्करा विलेय होती है। यानी भैया चीनी घुलती है और जल हमारा घुलता है, तो घुलने वाला विलेय और घुलने वाला विलायक। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे विलेय और विलायक के आधार पर विलेय विलयन के प्रकार।
यानी विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर हमारा विलयन कितने प्रकार का होता है हम लोग जानते हैं। इसे जानते हो कुल 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का। ठोस द्रव का मिश्रण, ठोस ठोस का मिश्रण, तमाम हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी जस्ट आगे। तो पहला हम लिख ले रहे हैं विलेय, विलायक और उदाहरण कि कौन क्या क्या किसका उदाहरण है। ठीक, तो आओ चलते हैं। जैसे माने हम ठोस भी विलेय हो, यानी घुलने वाला भी विलेय हो और घोलने वाला भी ठोस हो, यानी ठोस ठोस का विलयन। तुम लोग जानते हो भैया कि ठोस ठोस का विलयन क्या है? मिश्र धातुएं होती हैं जिनमें हम धातुओं को धातुओं में ही मिला करके डालते, पिघला करके हम लोग बोल सकते हैं ठोस ठोस का विलयन का एग्जाम्पल्स क्या है? मिश्र धातु है, इसमें पीतल, कांसा, रांगा, गन मेटल आदि आते हैं। ठीक है, तो ठोस ठोस का विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो, तो उसे हम लोग ठोस ठोस का विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है मिश्र धातु, जैसे पीतल, कांसा, रांगा। अगला ठोस द्रव का विलयन, यानी द्रव में ठोस घुली हो, द्रव में ठोस घुली हो। हम लोग पानी देखो क्या होता है? द्रव होता है, और चीनी हमारी क्या होती है? ठोस होती है। तो ये हमारा उसका एग्जाम्पल्स है, द्रव ठोस का विलयन, यानी घोलने वाला लिक्विड और घुलने वाला सॉलिड। तो इसका एग्जाम्पल्स हो गया पानी में चीनी का मिश्रण, ठीक है, या जल में नमक का मिश्रण। जल में नमक का मिश्रण, ये भी तो सॉलिड है, नमक हमारा। ठीक है, अगला देखो ठोस गैस का विलयन, यानी गैस में ठोस घुली हो, गैस में ठोस घुली हो। तो देखो हवा जो होता है उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो ये और हवा क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारा हो क्या हो गया? हवा, हवा में गैस से ज़्यादा होती है और सॉलिड धूल कण बहुत कम होते हैं। तो ये हमारा हो गया गैस ठोस का एग्जाम्पल्स। अगला द्रव ठोस का विलयन, यानी द्रव में ठोस घुली हो, यानी ठोस ज़्यादा हो और द्रव कम हो। तो आप लोग आम खाए होंगे या फिर जेली खाए होंगे, जैम जेली। तो उसमें क्या होता है? ठोस ज़्यादा होता है और लिक्विड कम होता है। जब हम लोग उसको दाबते तो उसके अंदर से लिक्विड निकलती है। तो इसका एग्जाम्पल्स हो गया जैम, जेली या मुरब्बा। ये हमारे क्या हैं भैया? इसके एग्जाम्पल्स है। वो ज़्यादा देखने में तो सॉलिड होता है लेकिन उसके अंदर लिक्विड होते हैं, यानी द्रव भरे होते हैं, रस भरा होता है। अगला द्रव का विलयन, यानी द्रव में द्रव घुली होती। तो बड़ा फेमस है भैया, पैग बनाओ, पैग मारते हैं आजकल। हाँ, तो शराब और जल का मिश्रण, शराब में जल मिला करके चस बनाते हैं। ठीक है, और द्रव गैस का मिश्रण, यानी गैस में क्या घुली हो? द्रव घुली हो। तो हम लोग जानते हैं जल वाष्प, यानी जो जल वाष्प होती है, जो वाष्प होता है उसमें जल के भी अणु होते हैं, यानी द्रव के अणु भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होती है? गैसें होती हैं, या कोहरा बोल सकते हैं, कोहरा। ठीक है, अगला गैस ठोस का विलयन, यानी ठोस में गैस घुली हो, ठोस में गैस घुली हो। तो पैलेडियम हमारी क्या होती है? सॉलिड होती है। पैलेडियम में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, यानी पैलेडियम में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। या जो दमा की दवाएं होती हैं ना सॉरी ये पैलेडियम में नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, ये क्या है? इसका एग्जाम्पल्स हैं। अगला गैस द्रव का विलयन, यानी द्रव में गैस घुली हो। तो तुम लोग जानते हो भैया जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें गैसें भरी होती हैं।
जब हम लोग उसको खोलते हैं तो छाने सारी गैसें निकल जाती हैं। तो ये हमारा हो गया क्या एग्जांपल्स, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब हमारे क्या हैं, द्रव गैस के एग्जांपल्स हैं। यानी द्रव में गैस घुली होती हैं। जिस द्रव में गैस घुली होती हैं उसको, उस विलयन को हम लोग बोलते हैं द्रव गैस का विलयन बोलते हैं। और अगला गैस, गैस का विलयन, यानी गैस में गैस ही घुली हो। तो जैसे हो गया हमारा वायुमंडल या वायु। वायु में क्या होता है कि बहुत सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब आपस में क्या होती हैं, घुली होती हैं। तो ये हमारा एग्जांपल्स हो गया वायु, इसमें बहुत सारी गैसें आपस में घुली होती हैं। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं विलेयता, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। विलेयता, विलेयता क्या है, अब हम लोग इस पे बात करते हैं विलेयता क्या है या विलेयता किसे कहते हैं। देखो, हम लोग जब किसी पदार्थ को जल में या अल्कोहल में घोलते हैं तो ये नहीं कि हम जितना चाहे उतना मात्रा नहीं घोल सकते, उनकी एक मात्रा सीमित होती है, यानी उससे ज़्यादा हम उस पदार्थ को घोल नहीं सकते हैं। तो उस पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग विलेयता कहते हैं, यानी वो जितनी मैक्सिमम मात्रा घुली जा सकती है उसकी उस मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे जल में हम लोग 28 ग्राम चीनी घोल सकते हैं, 100 ग्राम जल में 28 ग्राम चीनी घुली जा सकती है, ये नहीं कि उस घोलते जाओ जितना चाहे उतना। ठीक है, तो विलेयता किसे कहते हैं, किसी विलायक में विलेय की घोली गई अधिकतम मात्रा ही विलेयता कहलाती है। तो देखो विलेयता क्या है, किसी विलायक में किसी विलेय की जितनी अधिक मात्रा घोली जा सकती है, जितनी अधिक मात्रा घोली जा सकती है, तो उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। तो उसे उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। यानी किसी विलायक में किसी विलेय की घोली गई मैक्सिमम मात्रा ही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। एग्जाम्पल, 100 ग्राम जल में 28 ग्राम चीनी का मिश्रण हमारा क्या कहलाएगा, ये 28 ग्राम जो है वो चीनी की विलेयता है, सॉल्युबिलिटी है। विलेयता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, विलेयता के आधार पर विलयन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन में हम विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते हैं, यानी उसमें जो विलेय की मात्रा होती है वो विलेयता के बराबर यानी अपनी विलेयता तक घुली होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। या हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलेयता तक घुली होती है, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो हम लोग लिख दे रहे हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक न घोली जा सके, तो ऐसे विलयन को
तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक न घोली जा सकती हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। या हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अपने विलेयता तक घुली हो, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन का एग्जाम्पल क्या है कि यदि हम लोग 100 ग्राम जल में 28 ग्राम चीनी घोल देंगे, चीनी घोल देंगे तो वो विलयन हमारा क्या बन जाएगा? संतृप्त विलयन बन जाएगा। तो 100 ग्राम जल में 28 ग्राम चीनी के घोल का विलयन क्या कहलाएगा? संतृप्त विलयन कहलाएगा। दूसरा असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? इसमें हम लोग विलेय की और अधिक मात्रा घोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सके, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी इसमें जो पदार्थ की विलेय पदार्थ की मात्रा होती है वो अपने विलेयता से निम्न तक घुली होती है, यानी कम घुली होती है, कम मात्रा में घुली होती है। लोग लिख सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है, और अधिक घोली जा सकती है, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा 100 ग्राम जल में भाई हम 17 ग्राम चीनी घोल दें या 16 ग्राम चीनी घोल दें, कुछ भी घोलें, यानी 28 ग्राम से कम होनी चाहिए, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? असंतृप्त विलयन कहलाएगी, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगी। ठीक है। तो संतृप्त विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा न घोली जा सके, तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और असंतृप्त विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता। सांद्रता क्या होता है कि विलयन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है, उसकी मात्रा को हम लोग सांद्रता कहते हैं, यानी वो कितना सांद्र है, उसमें विलेय की कितनी मात्रा है। तो हम लोग जस्ट पढ़ने वाले हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशंस यानी विलयन की सांद्रता क्या है? तो विलयन की जो सांद्रता होती है वो विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी किसी विलयन में विलेय की जितनी अधिक मात्रा घुली होगी, विलयन की सांद्रता उतनी ही अधिक होगी, और किसी विलयन में विलेय की मात्रा जितनी कम होगी, विलयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। तो किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक। विलयन की सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणित 100। ये हमारी विलयन की सांद्रता प्रतिशत में आएगी। ठीक है, ये हमारी सांद्रता किस में आएगी? प्रतिशत में आएगी।
तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं और बिलियन की सांद्रता बराबर विलेय का भार बटे बिलियन का भार गुणित 100। ये भी प्रतिशत में आएगी, लेकिन ये हमारा विलेय भी भार में होगा और बिलियन भी भार में होगा। और हम लोग लिख सकते हैं बिलियन की सांद्रता बराबर विलेय का भार बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। ये भी हमारा प्रतिशत में होगा, लेकिन हमारी विलेय जो होगी वो भार में होगी और बिलियन जो होगा वो आयतन में होगा, यानी लीटर या ml में होगा। ठीक। और हम लोग लिख सकते हैं बिलियन की सांद्रता बराबर विलेय का आयतन, विलेय की आयतन बटे बिलियन की आयतन इंटू 100। ये हमारा दोनों आयतन आयतन में है। ठीक। इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे नॉर्मली न्यूमेरिकल्स आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको न्यूमेरिकल्स बता दे रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन हो जाए कि किसी बिलियन का आयतन, किसी बिलियन का आयतन 250 ml है तथा इसमें विलेय की 4 ग्राम मात्रा घुली हुई है, 4 ग्राम मात्रा घुली हुई है, तो इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? तो इस विलयन की सांद्रता क्या होगी? ठीक। तो हम देखें, यहाँ विलयन का आयतन जो है 250 ml है। ठीक। और विलेय की मात्रा जो दिया है वो है 4 ग्राम। तो हमने आपको सूत्र बताया, विलयन की सांद्रता बराबर, विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक। तब देखेंगे विलेय का भार दिया है 4 ग्राम और विलयन का आयतन है 250 ml इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5वां 25, 4 दूनी 8 बटे 5, तो 5 एक्का 5, 10 बचेगा 3, 10 लगाएंगे 30, 5 छक्का 30। तो इसका मात्रक 1.6% आ गया। ठीक है। या लिख सकते हैं मात्रक, भार दिया है ग्राम और आयतन ml, तो ग्राम प्रति मिली प्रतिशत। ठीक है। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे आगे, तो ये नॉर्मली करा दिए एक। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर विलयन की सांद्रता ppm या ppb में भी पूछता है। तो विलयन की सांद्रता ppm तथा ppb में, तो ppm का अर्थ होता है पर पार्ट मिलियन, यानी किसी विलायक के प्रत्येक मिलियन में विलेय की कितनी मात्रा, यानी उसके प्रत्येक पार्ट की कितनी मात्रा घुली हुई है। और ppb का अर्थ होता है पर पार्ट बिलियन, यानी किसी विलायक के प्रति बिलियन में विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है। तो पहले ppm में सांद्रता निकालते हैं, ppm में सांद्रता निकालते हैं तो जस्ट सेम वही रहेगा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा इंटू 10⁶, यानी जहाँ 100 लिखते थे वहीं 10 के घाते 6 लगा देंगे, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। और ppb में अगर हमें विलयन की सांद्रता लानी हो तो सेम यही रहेगा, विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा
गुणित 10⁹ ठीक। जहाँ 6 है वहीं 9 कर देंगे। आगे हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ इस चैप्टर के आगे चलने के लिए हमें कुछ बेसिकली चीज़ों को पढ़ना होगा कि जैसे मोल क्या है या मोल कैसे निकालते हैं वो जानना ज़रूरी है। तो हम लोग निकाल सकते हैं मोलों की संख्या बराबर हम लोग जानते हैं होता है भार बटे अणुभार, यानी भार जो होना चाहिए वो ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। या मोल किसे कहते हैं, हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि मोल एक शब्द है, मोल एक संख्या है जिसकी खोज एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक ने किया। इस प्रकार 1 दर्जन से पता चलता है कि किसी पदार्थ में 1 दर्जन से पता चलता है कि कोई पदार्थ होगा तो वो 12 होगा। सैकड़े से पता चलता है कि कोई पदार्थ होगा तो वो 100 होगा। उसी प्रकार पता चलता है कि कोई पदार्थ अगर यदि यह 1 मोल है तो उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, परमाणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मोलों की संख्या बराबर हम लोग जानते हैं भार बटे अणुभार। इस पर नॉर्मली आओ हम एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग। तो देखो हम क्वेश्चन एक दे रहे हैं, कहा जाए कि 30 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या कितनी होगी। तो देखो हमें दिया है भार दिया है 30 ग्राम दिया है और हमें यूरिया का अणुभार निकालना होगा, NH2CO NH2 का अणुभार निकालना होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ 1 नाइट्रोजन, यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की कुल संख्या 2, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 14 दूना 28, 4 एक्का 4 और 12 16 28। तो 28 28 56 और 56 4 60। तो यूरिया का अणुभार कितना आ गया 60। तो हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो भार हमारा दिया है 30 और अणुभार हमारा निकला 60। तो 30 दूना 60, 1/2 यानी हाफ मोल। तो हाफ मोल को हम लिख सकते हैं 0.5 मोल। तो मोलों की संख्या हमें मिल गई 0.5 मोल। तो हमें आशा है कि आप समझ जाएंगे। आगे हम और क्वेश्चंस कराएंगे इस पे, ठीक है। 30 ग्राम यूरिया में मोलों की संख्या कितनी होगी 0.5, ठीक। जस्ट हमें कुछ और आगे समझना पड़ेगा। तुल्यांकी भार यहाँ हम लोग आगे नॉर्मलता के लिए जानेंगे। तो तुल्यांकी भार आप 11 में पढ़ चुके थे, तो जस्ट हम तुमको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तुल्यांकी भार अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार क्या होता है कि किसी पदार्थ के अणुभार तथा उसके द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग तुल्यांकी भार कहते हैं, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं नॉर्मली आपको तुल्यांकी भार निकालने सिखा दे रहा हूँ। जैसे अगर हम कहें H2SO4 का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो सबसे पहले हमें H2SO4 को आयनीकृत कर लेना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं ये टूटेगा 2H+ और SO4 पावर -2 में। तो देखो यहाँ कुल धनायनों की संख्या 2 है और कुल ऋणायनों की संख्या, आवेशों की संख्या -2 है। तो देखेंगे H2SO4 का अणुभार क्या होता है। तो देखो 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। तो 2 1 का 2 प्लस 32 और 16 चौका 64, जोड़ेंगे तो 98 आ जाएगा। तब हम देखेंगे H2SO4 का जो तुल्यांकी भार होगा उसमें हम 98 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 49 दूनी 98।
तो इसका तुल्यांकी भार आ गया 49। या हम लोग सीधा यहाँ देखें कि इसके 2 हाइड्रोजन थे, मैंने 2 से भाग दे दिया, लेकिन सबके लिए कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें निकालना हो Na2CO3 या Na2CO3 का तुल्यांकी भार लाना हो तो सबसे पहले हमें Na2CO3 को आयनीकृत कर लेना चाहिए। तो Na2CO3 आयनीकृत हो 2Na प्लस और CO3 पावर -2, धन आयनों की संख्या 2, ऋण आयनों की संख्या 2, यानी इसके अणुभार में 2 का भाग दे दिया जाए। तब Na2CO3 का हम लोग अणुभार निकाल ले रहे हैं। सोडियम की संख्या 2, कार्बन की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3। सोडियम का परमाणु भार 23, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16। तो 23 दूना 46 प्लस 12 और 16 तियाँ 48। तो जोड़ लें हम लोग 60 46 106। ठीक है, 106 और Na2CO3 का तुल्यांकी भार, तो अणुभार 106 और आवेशों की संख्या 2, तो भाग दे देंगे 53। तो हमारा Na2CO3 का तुल्यांकी भार 53 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मोलरता। मोलरिटी क्या होती है? मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता भी एक प्रकार की सांद्रता होती है जो मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। ठीक है, मोलरता क्या है? एक प्रकार की सांद्रता है। तो मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता क्या है? किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कही जाती है। हम लोग बोल सकते हैं एकांक लीटर विलयन में उपस्थित, एकांक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही, एकांक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। ठीक है, मोलरता किसे कहते हैं? कि एकांक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, बड़का यम से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। तो हम लोग देखें मोलरता का सूत्र क्या बनेगा। तो मोलरता हमने बोला कि जो मोलरता होती है वो मैंने बोला कि एकांक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या और बटे विलयन का आयतन, यही हमारा क्या कहलाएगा? मोलरता। एकांक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। हमने मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और विलयन का आयतन 20 है। तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल, मोल का मात्रक मोल और आयतन का मात्रक लीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो अभी हमने आपको पढ़ाया मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, यानी W/m डैश कर दो, क्योंकि मोलरता को भी हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं, अणुभार को m से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको हम m डैश कर दें। तो हम लोग लिख सकते हैं n के जगह W/m डैश इंटू बी, हम लोग पढ़े बटे का बटा नीचे, तो W/m डैश इंटू बी, ये हमारा सूत्र बन गया। तो m बराबर W/m डैश इंटू बी। यदि हमारा आयतन लीटर में ना हो, यदि हमारा आयतन लीटर में ना हो तो लीटर में करने के लिए हम लोग उसे 1000 से भाग दे देते हैं। तो m बराबर W/m डैश इंटू बी बाई 1000 कब देंगे? जब ये ml में हो। ठीक है, तो बटे का बटा का हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो m बराबर W × 1000 बटे m डैश इंटू
बी। तो ये हो गया हमारा मोलरता का फार्मूला, जहाँ यम क्या है, मोलरता है, डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, 1000 संख्या है, यम डैश अणुभार है और बी क्या है, आयतन है। लिख दे रहे हैं, जहाँ यम बराबर मोलरता, डब्ल्यू बराबर विलेय का भार और यम डैश बराबर विलेय का अणुभार और बी बराबर विलयन का आयतन। ठीक है, तो इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, देख लो जो ना दिख रहा हो। यहाँ यम बराबर मोलरता, डब्ल्यू बराबर विलेय का भार, यम डैश बराबर विलेय का अणुभार और वी बराबर विलयन का आयतन। क्लियर है? चलिए हम लोग आगे चल रहे हैं। क्लियर? तो हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं कि यदि किसी विलयन का आयतन 500 ml हो और उसमें H2SO4 के 9 ग्राम मात्रा घोली गई हो तो इस विलयन की मोलरता क्या होगी। तो हम देखें विलयन का आयतन क्या है, दिया है विलयन का आयतन बराबर 500 ml और विलेय का भार दिया है 9 ग्राम, विलेय का भार दिया है 9 ग्राम और H2SO4 का अणुभार हम लोग और निकाल लें। हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो 2 1 का 2 प्लस 32 और 16 चौका 64, जोड़ने पर 98। तो हम लोग जस्ट सूत्र पढ़े, मोलरता बराबर डब्ल्यू गुणित 1000 बटे एम डैश इंटू बी। तब मोलरता बराबर डब्ल्यू की वैल्यू दिया है 9 इंटू 1000 बटे एम डैश की वैल्यू 98 इंटू बी की वैल्यू 500। तो काटेंगे 500 दूना 1000 और 49 दूनी 98। तो यम बराबर 9 बटे 49। तो 49 जीरो में जीरो लगाएंगे तो हासिल लगाएंगे, 10 में लगाएंगे 90 हो जाएगा। तो 49 × 49, 90 में से 49 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1 4 41। तो 10 में लगाया 410 हो जाएगा। तो 5 40, तो 0.18 मोल प्रति लीटर हमारा मात्रा हो गया। ठीक है, हो गया हमारा आंसर ये 0.18। तो आओ हम आपको और न्यूमेरिकल्स कराते हैं। ठीक है।